ठीक है, शुरू कर रहे हैं। हाँ, जीएसटी का टॉपिक अपना कल देख रहे थे, कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, वही टॉपिक आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल के टॉपिक में से आपकी कुछ क्वेरी है, सेक्शन 10 में कुछ नहीं समझ आया, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, कोई भी डाउट किसी का। रिवाइज करके आए हो एक बार स्कीम में क्या है, क्लियर हुआ? तो हमने कल देखा था कॉम्पोजिशन स्कीम में स्मॉल सप्लायर्स के लिए, स्मॉल असेसीज के लिए बेनिफिशियल रखा था उन्होंने कि आप एक तरफ आउटपुट टैक्स कलेक्ट मत करो बट दूसरी तरफ आईटीसी का बेनिफिट भी मत लो, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट है। एडिशनली आपको अपने पॉकेट से भी कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो 1% 5% की रेंज में हम देख रहे थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का एनालिसिस करना है कि आपको कौन सी स्कीम में जाना है, नॉर्मल स्कीम में रहे या फिर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में रहे, ये दोनों में से क्या करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। डिसीजन एनुअल बेसिस पे होगा, एक बार आपने डिसीजन लिया तो पूरा साल आपको वो चीज कंटिन्यू करनी है जब तक वो थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर की क्रॉस नहीं हो जाए। क्या थी वो लिमिट याद है, कितना टर्नओवर बोला था? 150 लाख, और बाकी कुछ स्टेट्स के लिए 75 लाख। तो उसमें हमने बात की थी कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए उन्होंने लिमिट जो है वो लोअर रखी हुई है, क्योंकि वहाँ पे टर्नओवर और वो सारी चीजें जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लोअर है, तो उस हिसाब से वो लिमिट को वैसे रखा हुआ है। अब जो बाकी थोड़ी बहुत कंडीशंस देखनी बाकी है वो अपने कंप्लीट कर लेते हैं। थियरी में आप देखो सेक्शन 10 का जो सबसेक्शन 2 है उसमें बात हो रही है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट द स्कीम अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 मतलब जो स्टार्टिंग में अपन ने देखा था, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, उसके लिए। तो बोला सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ही इज नॉट एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्योंकि हमने देखा था कि सर्विस में जो सप्लाईज में इन्वॉल्व हैं उन लोगों के लिए सबसेक्शन 1 में कोई एलिजिबिलिटी है ही नहीं, सिर्फ रेस्टोरेंट वाले ही अलाउड है। तो इसलिए लिखा है सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1। वो जो लिखा है आगे फ्रेज, उसका मतलब ये है कि जो सबसेक्शन 1 में जो सर्विस प्रोवाइडर को अलाउ किया है वो स्कीम में एलिजिबल है, लेकिन बाकी के सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एलिजिबल नहीं। तो इसलिए सेव एज अदरवाइज करके शुरू किया। अब ये प्रॉब्लम उन्होंने वो 2A वाले में वैसे सॉल्व कर दिया है, लेकिन हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं कौन सा है? 10 का सबसेक्शन 2। और जो नया सेक्शन मैंने आपको कल बताया था वो 2A था, वो ऑब्वियसली इसके बाद ऐड हुआ ना, तो इसलिए उसका यहाँ पे रेफरेंस उन्होंने दिया नहीं। आगे देख लेते हैं। ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। मतलब ये कंडीशन है, आप ऐसे कोई सप्लाईज जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो जो जीएसटी से बाहर हो। मतलब इन शॉर्ट, आप जो गुड्स बेच रहे हो, जो सप्लाईज कर रहे हो, वो जीएसटी वाले ही गुड्स होने चाहिए, तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हो। जिस गुड्स पे जीएसटी लगता नहीं है, अगर आप वैसे गुड्स बेच रहे हो तो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम आपके लिए वैसे भी कोई काम की नहीं। ये इम्प्लाइड था। थर्ड पॉइंट में इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स जो है वो नहीं कर सकते। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो इंट्रा स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, इंटर स्टेट लेवल पे नहीं। तो ये अंडरलाइन करके रख लेना, एमसीक्यूज में भी पॉइंट काम आ सकता है, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट वाला जो बोला हुआ है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इंटर स्टेट परचेजेस करने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और आप इंटर स्टेट परचेज कर रहे हो, दैट इज ओके, लेकिन इंटर स्टेट सेल करने में रिस्ट्रिक्शन है, तो वो बात भी साथ साथ में क्लियर रखना। फिर नेक्स्ट डी पॉइंट में बोला है कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अपना बिजनेस करोगे तो फिर इस कैटेगरी से बाहर चले जाओगे। उसका रीजन क्या है कि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू तो पूरे इंडिया में सेल होगा ना, तो फिर वो इंट्रा स्टेट लेवल पे तो रहेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट हो जाएगा, और उस सिचुएशन में फिर आप ये कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे। तो जो सेक्शन 52 का रेफरेंस है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ कनेक्टेड है। आप शॉर्ट में वहां नोट करके रख लो, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का सेक्शन है। आगे कहीं बात होगी उसको तो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ओपन एंडेड पॉइंट है। अगर नोटिफिकेशन इशू होता है उसके रिगार्डिंग, तो नोटिफिकेशन में कुछ गुड्स को लिस्ट किया जा सकता है। तो बोला अगर आप उन गुड्स में से कोई भी पर्टिकुलर गुड्स बनाते हो तो आप इस स्कीम से बाहर हो जाओगे। तो ऐसे नोटिफाई वो कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन कहीं पे है यहाँ पे नहीं, वो कवर किया हुआ नहीं है तो चलेगा, कोई भी गुड्स उसमें कवर हो सकते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम पैन नंबर, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 1 unless all such registered person opt to pay tax under that subsection। अभी एग्जैक्टली क्या है ये थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि वो सेक्शन पे अभी अपने पहुंचे नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बात हो रही है। रेफरेंस का जो सेक्शन है वो 22 से लेकर 25 का ब्लॉक है, जो आगे के चैप्टर्स में हम कवर करने वाले हैं। अभी मैं आपको उसका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्या हो रहा है। जब आप जीएसटी नंबर लेते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है। एक ऑप्शन तो ये है कि आपकी मल्टीपल ब्रांचेस है पूरे स्टेट में या पूरे कंट्री में, ऐसा एक बेसिक अजम्पशन अपने मान ले। तो ये हो सकता है कि या तो आप सब हर एक ब्रांच का सेपरेट जीएसटी नंबर लो, या फिर एक ऑप्शन ये रहता है कि कुछ मल्टीपल ब्रांचेस का आप सिंगल जीएसटी नंबर लेके भी अकाउंटिंग कर सकते हो। तो रूल क्या है? रूल ये बोलता है कि अगर विद इन द स्टेट, जैसे अपनी सिचुएशन में सपोज अपने गुजरात में है, तो गुजरात में आपकी एक ब्रांच सूरत में है, एक अहमदाबाद में है, एक बड़ौदा में है, ये सब स्टेट सिटीज में है, राजकोट में है।
तो आप ये काम कर सकते हो कि सारी ब्रांचेस का एक सिंगल जीएसटी नंबर ले लो तो भी चलेगा। तो सूरत वाली ब्रांच का जीएसटी अलग, अहमदाबाद का अलग, कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर आपको लेना है सेपरेट अकाउंटिंग के लिए तो आप सेपरेट जीएसटी नंबर लो, लेकिन एक ही जीएसटी नंबर पे एक स्टेट की सारी ब्रांचेस को अगर आपको ऑपरेट करना हो तो वो ऑप्शन आपके पास रहता है। लेकिन अगर आपकी एक ब्रांच सूरत में और एक जयपुर में है तो फिर उसके लिए कंपलसरी आपको दो अलग अलग जीएसटी नंबर लेने ही पड़ेंगे, और फिर वो दोनों एंटिटीज को अपने बोलेंगे डिस्टिंक्ट एंटिटीज, क्योंकि एक सूरत में है, जयपुर में है, स्टेट अलग है, दोनों का जीएसटी नंबर अलग है। एक्चुअली अगर आपने जीएसटी नंबर कभी कहीं बिल पे या इनवॉइस पे देखा होगा तो जीएसटी नंबर में ना एक स्टेट कोड होता है। अपने यहाँ सूरत में आप जैसे ट्रांजेक्शन में देखोगे ना तो वहाँ पे जीएसटी नंबर में आगे 24 लिखा होगा, वो 24 गुजरात का स्टेट कोड है। तो जीएसटी नंबर में यहाँ पे जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो दिखता है। अब आप महाराष्ट्र जाओगे, गोवा जाओगे, राजस्थान जाओगे तो वहाँ पे जो जीएसटी नंबर होगा उसमें आगे आपको 24 नहीं दिखेगा, नंबर कुछ और होगा। समझ आ गया? तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई मल्टीपल सिटीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में अगर आपकी ब्रांचेज है तो वो सेम जीएसटी नंबर पे चलाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट कोड चेंज हो जाता है। तो भले आपका पैन नंबर एक ही है, क्योंकि अपन देखते हैं कि एंटिटी वाइज होता है ना। अभी सपोज आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एक कंपनी है, कंपनी का अपना पैन कार्ड होगा, एक सिंगल पैन नंबर होगा। लेकिन आईसीआईसीआई लिमिटेड की पूरी इंडिया में 5000 ब्रांचेज है, तो उनको जीएसटी नंबर तो सेपरेट ही लेना पड़ेगा। तो एक पैन नंबर पे मल्टीपल जीएसटी नंबर इशू हो सकते हैं। लेकिन जब मल्टीपल जीएसटी नंबर इशू हो गए तो वो दो एंटिटीज आपस में डिस्टिंक्ट एंटिटीज या सेपरेट पर्सन मानी जाती है जीएसटी रिकॉर्ड्स में। एक कॉमन सेंस की बात है, जीएसटी डिपार्टमेंट आपको या मुझे नहीं पहचानता है, वो जीएसटी नंबर को पहचानता है। समझ में आ रहा है कि भाई ये जीएसटी नंबर इसका है। तो जीएसटी नंबर इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन जिसके थ्रू एक बिजनेस या एक एंटिटी रिकग्नाइज होती है। बाकी आप और मैं कौन है सिस्टम को नहीं समझ आएगा, जीएसटी नंबर डालोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए दो एंटिटीज के जीएसटी नंबर अगर डिफरेंट है तो जीएसटी डिपार्टमेंट की नजर में वो दो एंटिटीज डिफरेंट है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, दैट इज सेपरेट एंटिटी या फिर डिस्टिंक्ट एंटिटी। क्लियर? ये सेक्शन का रेफरेंस एक बार आप थियरी में भी देख लो, थोड़ा चैप्टर में आगे जाना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 25 है, पेज नंबर 107 108 पे देख लो। 107 देखें आगे, 107 108 पे एक बार आप देखना। सेक्शन 25, उसमें आपको कंडीशन बता देता हूँ। सब सेक्शन 4 है, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी सिर्फ रेफर करा रहा हूँ। 25 सब सेक्शन 4 का आप सिर्फ टाइटल भी पढ़ लो तो भी इनफ है। उसमें बोला है एवरी रजिस्ट्रेशन टू बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन इन केस ऑफ अ पर्सन हैविंग मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। वो पर्सन मतलब वो पैन नंबर के बेस पे बोला है कि जैसे मैंने एक कंपनी फ्रेम की, मैंने उसका एक पैन नंबर ले लिया, अब मैं सूरत में, अहमदाबाद में, मुंबई में, जयपुर में, दिल्ली में अलग अलग जगह ऑफिस और ब्रांचेस स्टार्ट कर रहा हूँ, सबका सेपरेट जीएसटी नंबर अगर ले रहा हूँ तो वो हर एक मेरी जो ब्रांच है उसको जीएसटी रिकॉर्ड्स में बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। सेम पैन नंबर है लेकिन जीएसटी नंबर डिफरेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये पॉइंट पे बात हो रही है, ठीक है? बस इतना रेफरेंस ही लेना था और कुछ नहीं। तो अब वापस आ जाओ अपने सेक्शन नंबर 10 पे। तो इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपने एक से ज्यादा जीएसटी नंबर ले रखे हैं अपने मल्टीपल ब्रांचेस के लिए, अब क्योंकि अपन कॉम्पोजिशन स्कीम में बात कर रहे हैं तो अपन तो इंट्रा स्टेट है, तो अपने मुंबई जयपुर नहीं जा रहे, अपने गुजरात में ही रहेंगे, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, ये सब सिटीज में अपनी ब्रांचेज है। तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर रहे हो तो क्या ब्रांच वाइज ऑप्ट कर सकते हैं या फिर पूरी कंपनी वाइज ऑप्ट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे पॉइंट है। तो उन्होंने बोला पूरी कंपनी के हिसाब से आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, या तो आपकी सारी ब्रांचेस कॉम्पोजिशन का सिस्टम फॉलो करें या फिर सारी नॉर्मल स्कीम में रहे। तो ऐसा नहीं कर सकते कि चलो सूरत की ब्रांच पे कॉम्पोजिशन स्कीम लगा देते हैं, अहमदाबाद वाली में नॉर्मल स्कीम में चलने देते हैं, वैसा नहीं चलेगा। तो वो प्रोविजो में उन्होंने वो बात क्लियर कर दी। तो या तो सारी ब्रांचेस पे आप कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करो या फिर किसी में भी फॉलो मत करो, लेकिन डिवाइड करना पॉसिबल यहाँ पे नहीं। क्लियर? चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सब सेक्शन 3 मैंने आपको बता दिया, व्हेन द ऑप्शन विल लैप्स। कल का वो कैलकुलेशन याद करो, 150 लाख वाला ध्यान। तो हमने देखा था कि अगर 150 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर उस ईयर में चला गया तो पहले 150 लाख के इन्वॉइसेस पे आप कोई जीएसटी कलेक्ट मत करो, ठीक है? ऊपर के इन्वॉइसेस पे आपको जीएसटी कलेक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आजकल सारा अकाउंटिंग ऑनलाइन होता है, बिलिंग जो है वो सॉफ्टवेयर पे होता है, कोई फिजिकली नहीं होता है। आप एक क्लिक करोगे आपका सिस्टम बता देगा कि आज की डेट तक आपका इस साल में टोटल सेल कितना हुआ है, तो वो डेटा तुरंत मिल जाएगा। तो भाई नेक्स्ट इनवॉइस से आप इमीडिएटली जीएसटी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हो और आपका टर्नओवर ये 150 लाख के नियर अबाउट रहता है, एकदम बॉर्डर लाइन है, कभी भी क्रॉस हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 150 लाख क्रॉस होते ही अगले इनवॉइस से आप जीएसटी कलेक्ट करो। फिर नहीं किया ना तो वो प्रॉब्लम भी आपका है, फिर बाद में नया इनवॉइस बना के दो, फिर से जीएसटी कस्टमर से मांगो, वो ना दे तो अपनी पॉकेट से भरो, डिले होगा तो इंटरेस्ट के साथ पे करो, वो सारा बर्डन फिर आपके ऊपर है। तो रिस्क तो सारा आप ही का है,
डिपार्टमेंट अपने ऊपर कोई रिस्क लेने वाला नहीं है, तो जो भी आपको ध्यान रखना है वो आपका प्रॉब्लम रहेगा। क्लियर? तो ये सब सेक्शन 3 में वही बात है। सब सेक्शन 4 में रिस्ट्रिक्शन ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये पॉइंट हमने कल देख लिया था, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो बात हो चुकी थी। नेक्स्ट सब सेक्शन 5, व्हाट इफ अ पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स अकॉर्डिंग टू सच स्कीम। इन शॉर्ट, आप जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, फिर भी आपने क्या किया, ये स्कीम ऑप्ट कर ली, और फिर बाद में आपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, वो 1% 5% भर के आप फ्री हो गए, और डिपार्टमेंट को ये चीज़ बाद में रियलाइज हुई, तो क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे आपसे पैसों की, डिमांड नोटिस भेजेंगे, आपको बोलेंगे भाई आपका एक्चुअली में आइडियली इतना टैक्स भरना बनता था, पे करो और विद इंटरेस्ट पे करो। अगर आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर क्या होगा, रिकवरी का प्रोसीडिंग शुरू करेंगे, तो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी पे चार्जेस क्रिएट करेंगे, उसको बेच के पैसा रिकवर करेंगे, वहां तक भी ये बात जा सकती है। तो उसमें आपको सेक्शन का रेफरेंस मिलेगा 73, 74, दिख रहा है, वो 73, 74 जो सेक्शन है वो डिमांड और रिकवरी का सेक्शन है, जो सब सेक्शन 5 में लिखा है ना, वो आपके अभी एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में उतना डिटेल में डिस्कस नहीं होता है, लेकिन फाइनल में अपने वो प्रोसीजर पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो सब सेक्शन 5 भी कंप्लीट यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट पेज नंबर 33 पे आओ, बीच में इलस्ट्रेशन है वो अभी एक बार जाने दो, कर लेंगे वो भी सॉल्व, लेकिन थोड़ा आगे का पढ़ने के बाद। सब सेक्शन 2A मिलेगा आपको पेज 33 पे। अब वो स्कीम मैंने आपको कल बता दी थी, आप वो शॉर्ट नोट अगर अभी गो थ्रू भी करोगे तो आपको अंदर सारे पॉइंट सेम मिलेंगे, सिर्फ उसमें जो अमाउंट का डिफरेंस है नंबर्स का, वो मैंने आपको बता दिया था। एक मैंने आपको बोला कि थ्रेशोल्ड लिमिट 150 लाख के बदले कितनी हो जाएगी, 50 लाख। दूसरा जो जीएसटी का लमसम रेट है वो 3% प्लस 3%, टोटल 6%, तो ये वेरिएशन रहेगा, बाकी की सारी बातें सेम ही है, तो और कोई फर्क नहीं है। तो वो आप घर पे आज रीड कर लेना शॉर्ट नोट एक बार, और बाकी कुछ नया मिले तो आप लेके आना, वैसे ऐसा कुछ पॉइंट आने वाला नहीं है, पीछे कंडीशंस में भी सेम पॉइंट्स हैं, तो वो टॉपिक अपना एक्चुअली कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक टर्म यूज़ किया उन्होंने जिसको बोल रहे हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब ये इसका पॉइंट आया ही है ना, तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करा देता हूँ कि क्या क्या होता है इसके अंदर, और ये वर्ड्स का मतलब क्या है। व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई, एक होता है नील रेटेड सप्लाई, ठीक है, एक होगा जीरो रेटेड सप्लाई, ऐसे कुछ टर्म्स है ना जीएसटी में यूज होते हैं। तो एक बार वो चीज़ अगर आपको क्लियर हो जाए तो फिर क्या होगा, आगे पूरे सिलेबस में कहीं पे भी ये वर्ड आएगा ना, तो आपको पता होगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, तो वो मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, और फिर ये वाला टर्म भी वहाँ पे कवर कर लेते हैं। देखो, जो टर्म है, जैसे उन्होंने बोला टैक्सेबल सप्लाई, इसके साथ साथ एक वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको बोलेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, ये सारे टर्म्स है, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, ये सब टर्म्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन रखने वाली कोई बात नहीं। टैक्सेबल तो आपको नाम से समझ आ ही रहा होगा, ये वो है जिनमें एक्चुअली में जीएसटी चार्ज हो रहा है। जो टेरिफ में आप देख रहे हो वो 0.25% से लेके 28% या 40% तक जो भी सप्लाई जा रहे हैं वो सारे टैक्सेबल कैटेगरी में है। अब ये जो नील रेटेड है इसके साथ साथ, ये नील रेटेड एग्जैक्टली क्या है, ये वो है जिनमें जीएसटी पे 0% टेरिफ है। तो अपने बात कर रहे थे कि 0% से स्टार्ट होता है, कुछ गुड्स ऐसे भी हैं जहाँ पे एक्चुअली में 0% जीएसटी उन्होंने लिखा हुआ है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, नील रेटेड, 0% जीएसटी वाले। इफेक्टिवली इन गुड्स के सेल में कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई की। व्हाट इज एग्जेम्प्टेड सप्लाई? एग्जेम्प्ट करने का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे एक्चुअली में तो कोई रूल एप्लीकेबल है आप पे, लेकिन आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अलाउ कर दिया कि आप वो रूल फॉलो मत करो तो चलेगा। आया समझ में? तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये वो गुड्स हैं कि अगर आप टैरिफ में जाके देखो तो हो सकता है कि इसके ऊपर 5% जीएसटी लग रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इशू किया है काउंसिल के साथ मिलके, और नोटिफिकेशन में बोल दिया कि भले टैरिफ में 5% रेट लिखा है, 12% रेट लिखा है, लेकिन एक्चुअली में इसके ऊपर कोई जीएसटी कलेक्ट करके पे करने की जरूरत नहीं। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, दैट इज एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन। तो टैरिफ में रेट हो भी सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन उसको ओवरराइड करता है, इफेक्टिवली इस पे भी कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं होने वाला। आया समझ में? तो नील रेटेड पे भी 0% रेट है, वो तो बोल ही दिया टैरिफ में। एग्जेम्प्ट में नोटिफिकेशन के थ्रू क्लैरिफाई कर दिया कि आपको इस पे जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है, भले टैरिफ में कुछ भी रेट लिखा हो। टैक्सेबल वाले में नॉर्मली हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे जो टैरिफ का रेट रहेगा। अब कौन सा पॉइंट बचा? जीरो रेटेड सप्लाई। अब जीरो रेटेड सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो सीजीएसटी एक्ट में नहीं है, वो आईजीएसटी एक्ट में है, और उसका जो सेक्शन का रेफरेंस है दैट इज सेक्शन नंबर 16 का सबसेक्शन 1 ऑफ विच एक्ट? आईजीएसटी एक्ट एंड नॉट सीजीएसटी। तो इसकी डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 में नहीं मिलेगी सीजीएसटी में,
ये IGST में जाके मिलेगी सेक्शन 16 में। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली जीरो रेटेड, फिर वापस वही लग रहा है सर, बोले ये भी तो वही था, ये जीरो रेटेड कुछ अलग है, तो दोनों में डिफरेंस है टेक्निकली। जीरो रेटेड में दो ट्रांजेक्शन कवर होते हैं। पहला ट्रांजेक्शन जो कवर होता है उसको अपने बोलेंगे एक्सपोर्ट्स, और दूसरा ट्रांजेक्शन है दैट इज सप्लाई टू सेज एरिया, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके बारे में आपने थियोरेटिकली तो पढ़ा ही है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स एग्जेम्पशंस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, हमें पता है। तो अगर आप कोई भी गुड सप्लाई कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप सेज एरिया में बेच रहे हो, तो ये दो ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। इफेक्टिवली हम इस पे कोई GST कलेक्ट करते नहीं है, ना एक्सपोर्ट्स पे ना सेज वालों से, तो अल्टीमेटली GST कलेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको जीरो रेटेड बोल रहे हैं। तो यहाँ तक पता चला जीरो रेटेड क्या है। फिर आपके माइंड में पॉइंट आएगा, बोले सर फिर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी 0% है, ये भी 0% है, ये भी 0% है, तो क्यों ऐसे अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया। ये चीज तो यहाँ भी रख सकते थे। इसका रीजन है, डिफरेंस आएगा ITC के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल अपन देख रहे थे ना वो ITC का कैलकुलेशन, आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया, वो सब आपके माइंड में क्लियर है। तो उस पॉइंट से मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। निल रेटेड और एग्जेम्प्ट सप्लाईज में ITC क्लेम करने को नहीं मिलता है, और मिलेगा भी कैसे जब सामने 0% GST कलेक्ट हो रहा है। तो ITC किसके सामने आप सेटल करोगे, ये समझ आए। या कितना परसेंट रेट है टैरिफ में, 0%। कस्टमर को गुड्स बेचा तो कुछ GST कलेक्ट किया नहीं, तो उसके सामने ITC मिलना चाहिए क्या, नहीं। ये तो टेक्निकली क्लियर है। एग्जेम्प्ट सप्लाई में भी तो इफेक्टिवली 0% GST कलेक्ट हो रहा है, तो डिपार्टमेंट आपको ITC देगा भी कैसे जब टैक्स ही कलेक्ट करके नहीं लाओगे, तो सेट ऑफ किसके सामने करो। आया समझ में। लेकिन जीरो रेटेड वाले में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्सपोर्ट और सेज जो हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं ना, हम कस्टम में ही बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट गवर्नमेंट के लिए भी फेवरेबल है। आप अपना बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन सरकार को भी एक्सपोर्ट से फायदा होता है। फॉरेन रिजर्व्स कंट्री में आते हैं तो वो इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, करेंसी स्ट्रांग होती है, ये सब बेनिफिट्स उनको होते हैं। तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे ये बोल रही है कि आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो उस पर ना आप आउटसाइडर से कोई GST मत चार्ज करना, क्योंकि आप GST चार्ज करने जाओगे, गुड्स महंगे हो जाएंगे, तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाएंगे। तो एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज, डू नॉट एक्सपोर्ट टैक्सेस, ये उनका एक बेसिक आइडिया रहता है जिसपे वो चल रहे हैं। और गवर्नमेंट यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को ये भी बेनिफिट दे रही है कि भले आप बाहर से GST कलेक्ट करके लेके नहीं आओगे, लेकिन फिर भी ये जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए इसमें आपका अगर कुछ इनपुट टैक्स लगा है ना, तो उसका क्रेडिट हम आपको देने के लिए रेडी है। डिफरेंस है ये। यहाँ पे क्या बोला था, नो ITC, नो ITC। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ITC क्लेम कर लो। अब आप बोलोगे सर जब GST कलेक्ट ही नहीं हो रहा तो फिर ITC क्लेम कैसे करेंगे। तो उसके दो ऑप्शन है अपने पास। एक सिंपल ऑप्शन तो ये है कि इनपुट टैक्स का रिफंड मांग लो, क्योंकि अगर 0% कलेक्शन है और सामने कुछ सेट ऑफ ही नहीं हो रहा है और ITC देने की बात कर रहे हैं, तो कैसे देंगे। गवर्नमेंट आपको पैसा रिफंड कर देगी, जितना भी आपने इनपुट टैक्स पे किया था वो आप रिफंड ले सकते हो, उसके लिए रिफंड एप्लीकेशन कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो जो भी एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट्स कर रहा है आउट ऑफ इंडिया, ऐसा हो सकता है कि वो साथ साथ में कुछ लोकल सेल भी कर रहा हो, पॉसिबल है। तो लोकल सेल पे तो GST कलेक्ट करता होगा ना, तो इसके सामने अगर ये वाला ITC ले ले तो चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। कोई 1-to-1 कोरिलेशन तो है नहीं कि जो यूनिट बेचा उस पे जो GST आया उसी के सामने ITC ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब टोटल पे चलता है कि एक तरफ आउटपुट टैक्स कलेक्ट हुआ, दूसरी तरफ इनपुट टैक्स पे हुआ, आमने सामने सेटल कर लो। बेसिक तो ऐसे ही चलता है। तो ये पॉसिबल है कि अगर आप लोकल सेल करके कुछ GST कलेक्ट करते हो तो उसके सामने ये वाले गुड्स पे जो आपका इनपुट टैक्स गया है ना, वो भी सेट ऑफ हो सकता है। मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, तो वो क्लेम कर लो। और अगर आप लोकल सेल करते ही नहीं हो, ओनली एक्सपोर्ट्स, तो फिर रिफंड वाला ऑप्शन ही अपने पास बचता है। लेकिन टेक्निकल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इनपुट टैक्स जो है वो वापस मिल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे तो ना ही बोल दिया, इन दोनों में नहीं। क्लियर, ये चीज़ डिफरेंस समझ आया। तो ये टर्म्स जो है पूरे GST में इन जनरल यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है, इससे ज़्यादा उसका कुछ भी मीनिंग नहीं। क्लियर, तो आपको ये टर्म्स नोट करके रखना है, तो आप लिख के रख लो, थोड़ा ध्यान रहेगा। एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड तो एक ही कैटेगरी होगी, समझ लो, ये एक ही कैटेगरी है और ये दोनों एक कैटेगरी है। ITC यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी ITC नहीं मिलेगा, इन दोनों में ITC मिलेगा। जीरो रेटेड में ये दो ट्रांजेक्शन है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। आउट ऑफ इंडिया जो कस्टमर है उससे आपको GST कलेक्ट नहीं करना है। अगर आप सेज एरिया में किसी को सप्लाई कर रहे हो, लोकल एरिया से सेज एरिया में, तो उससे भी आपको कोई GST कलेक्ट नहीं करना है। गवर्नमेंट बोलती है हमें ये दो ट्रांजेक्शन पे कोई GST नहीं कमाना है। लेकिन फिर जो एक्सपोर्टर है बोलता है कि सर मैंने तो गुड्स बनाए, एक्सपोर्ट किया, उस पर GST आपने कलेक्ट नहीं करने दिया, तो मेरा इनपुट टैक्स जो है वो तो फिर मेरी कॉस्ट बन गया।
तो मुझे उसको तो फिर प्राइस में कंसिडर करके प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही ऐड करना पड़ेगा, तो भी तो अल्टीमेटली गुड्स महंगा ही हो रहा है ना, तो कस्टमर तक वो बर्डन जाने ही वाला है। तो गवर्नमेंट ने बोले नहीं, एक्सपोर्ट वाले में ना कोई टैक्स बर्डन कस्टमर तक मत जाने दो, आप उससे आउटपुट टैक्स भी मत कलेक्ट करो और आप हमसे इनपुट टैक्स वापस भी ले लो, तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। नहीं तो यार बिजनेसमैन अपना नुकसान नहीं करेगा। अगर वो 12% जीएसटी भरता है इनपुट टैक्स पे, तो क्या करेगा, अपने सेलिंग प्राइस में ना 12% को कॉस्ट की तरह गिनेगा, फिर प्रॉफिट ऐड करेगा, तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। तो बात तो वही हो गई ना, फिर इंटरनेशनल में कंपटीशन बढ़ गया तो सेल नहीं होगा। तो बोला कि आप टैक्स का बर्डन डालो ही मत, आईटीसी भी वापस ले लो, आउटपुट टैक्स भी कलेक्ट मत करो। तो वो जो आपको आईटीसी वापस देना है वो हम रिफंड के तौर पे दे देंगे ना, आपने जितना इनपुट टैक्स भरा है रॉ मटेरियल में परचेजेस में, उसके इनवॉइस बता के पैसा वापस ले जाना, लेकिन कॉस्ट बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। तो इसको हम जीरो रेटेड बोल रहे हैं दोनों को, बिकॉज इसमें आईटीसी मिलता है, इन दोनों में आईटीसी नहीं मिलता है, तो इसलिए उसको अलग कैटेगरी के तौर पे हमने रखा हुआ है ऐसा। बिकॉज ये यूजुअली लोकल सेल्स होती है, ये लोकल सेल्स ही होती है, इसलिए यहाँ पे आईटीसी आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज इफेक्टिव कलेक्शन ऑफ जीएसटी जीरो। तो यहाँ सेलर की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है आईटीसी, बिकॉज वो उसको वापस नहीं मिलने वाला कभी, कैशबैक का कोई ऑप्शन नहीं। और कोई क्वेरी किसी की इसमें? क्लियर ये सारे टर्म्स? देखते हैं आगे। अब ये जो एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला आंसर है आपका, वो मैंने कवर करवा दिया, उसमें अब आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, थियरी यही है जो मैंने बोली। नेक्स्ट सेक्शन 11 देख लेते हैं, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस। इसका क्या करना है मैंने आपको बता ही दिया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन लैंग्वेज आप खुद पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। एग्जेम्पशन की बात हो रही है, जो यहाँ एग्जेम्प्ट सप्लाई हम देख रहे थे। इन शॉर्ट ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि काउंसिल के साथ वो डिस्कशन करके किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को जिस पे जीएसटी लगता है, उसको फॉर एनी जेन्युइन रीजन वो एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। और ये सब चीजें ना डिमांड सप्लाई पे चलती है। पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जो है, टैक्सेशन पॉलिसीज जो है, वो सब कुछ डिमांड सप्लाई पे चलता है। और गवर्नमेंट इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए टैक्सेस का यूज करती है, कभी टैक्स लगा देती है, कभी हटा देती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज में भी ये होता है। अभी इंटरनेशनली हर जगह क्राइसिस चल रहे थे, जैसे वॉर वाली सिचुएशन जब से क्रिएट हुई है, तो या तो क्रूड ऑयल में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर वीट का इशू हो रहा है, ऐसे बहुत सारे इशूज है। पाम ऑयल का भी मैटर चल रहा है। आपने अगर थोड़ा बहुत भी अभी ऑब्जर्व किया होगा लास्ट 2-4 महीने में, तो कुकिंग ऑयल महंगा हो गया या ठीक है, ये एक्सपीरियंस किया होगा। उसका रीजन पता है क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, इंडोनेशिया से वो चीज़ कनेक्टेड है, बिकॉज जो पाम ऑयल है, अब पाम ऑयल एक्चुअली ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स में वो यूज़ होता है। जब आप सोप यूज़ करते हो, ठीक है, तो सोप के अंदर भी पाम ऑयल यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली लाइफ के यूज़ में आते हैं, खाने पीने की चीज़ों में भी यूज़ होता है, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है, और कुकिंग ऑयल के तौर पे भी वो यूज़ होता है। अब पाम ऑयल का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है, उसका जो एग्रीकल्चर है, वो इंडोनेशिया सबसे बड़ा वर्ल्ड का सप्लायर है। और हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इंडोनेशिया पे, पूरा वर्ल्ड इवन, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में उतना सप्लाई नहीं है। तो इंडोनेशिया से ना पाम ऑयल जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। इंडिया भी उसको इंपोर्ट करता है, या तो क्रूड फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, या फिर रिफाइंड फॉर्म में। कितनी बार क्या होता है, या तो अगर रॉ फॉर्म में इंपोर्ट किया तो रॉ फॉर्म में इंपोर्ट करके फिर रिफाइन करके यहाँ पे बेचते, या सेमी फिनिश गुड्स के फॉर्म में आता है, या फिनिश्ड में आता है, या फिर एकदम रॉ फॉर्म। लेकिन आता सारा सप्लाई इंडोनेशिया से। अब ये जो सिचुएशन है, अच्छा इसके अलावा कुकिंग ऑयल जो है, उसमें पाम ऑयल के अलावा और कोई ऑप्शन है? खाने पीने के लिए जो कुकिंग ऑयल यूज होता है, पाम ऑयल ही ऑप्शन है या और भी ऑप्शन है? और कोई तेल यूज होता है कुकिंग में? सनफ्लावर ऑयल यूज होता है, ठीक है। अब सनफ्लावर ऑयल जो है, सनफ्लावर ऑयल का मैक्सिमम जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो रशिया और यूक्रेन है। समझ आ गया? हाँ, अब इनके बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो यूक्रेन का सारा एक्सपोर्ट रशिया ने रोक दिया, वहां पे आर्मी लगा दी अपनी, ठीक है। और दूसरा, रशिया को पूरे वर्ल्ड ने रोक दिया, यूएस ने बोला आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, आपको एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, ये सब चीजें चल रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन रशिया और यूक्रेन, जहां से सनफ्लावर ऑयल का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, वर्ल्ड का 40 to 50% एक्सपोर्ट वहां से होता है। अब समझ लो कितना बड़ा रेशियो है। तो वो पूरा सप्लाई वहां से रुक गया। तो सनफ्लावर ऑयल की शॉर्टेज तो पूरे वर्ल्ड में होनी थी। अब जितने बाकी के पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज है, वो सनफ्लावर ऑयल के बदले पाम ऑयल की तरफ गए। अब इंडोनेशिया वाले पे बर्डन आ गया कि पूरी दुनिया को सप्लाई करने का काम उसी को करना है। अब उनके यहाँ ना ये पाम ऑयल का मार्केट उतना रेगुलेटेड नहीं है। वो बिजनेस जो है बोलते हैं, वो लोकल बिजनेस जो अनरेगुलेटेड चलता है, जिसके लिए कोई एक सिंपल कानून हो, एक सिंगल सिस्टम हो, वैसा नहीं। जैसे एग्रीकल्चर अपने यहाँ पे कुछ लेवल तक अनरेगुलेटेड है, वैसा वहाँ पे भी है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ना इतना बड़ा बर्डन सप्लाई हैंडल नहीं कर पा रही कि पूरे वर्ल्ड को, वैसे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बट उनके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि इमीडिएटली ये काम हो सके, क्योंकि ह्यूमन लेबर वाला काम है, मशीन वाला काम भी नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो उस वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है, अब उनको ये प्रॉब्लम हो गई कि वहाँ के लोकल जो ट्रेडर्स हैं, वो लोग ना एक्सपोर्ट ऑर्डर पहले पूरे कर रहे हैं। और सोचो, जो पाम ऑयल पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहा है, उसके कंट्री में शॉर्टेज चल रही है, वहाँ के लोगों को ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ट्रेडर ना प्रॉफिट के चक्कर में एक्सपोर्ट कर रहा है।
तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम 4 फॉर्म्स में क्रूड ऑयल या पाम ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें से 3 फॉर्म्स को उन्होंने बैन कर दिया कि एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है। सिर्फ क्रूड फॉर्म में, एकदम कच्चा फॉर्म जो है जिसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं किया, आप सिर्फ उसी फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाकी के फॉर्म में एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या हो गया, पाम ऑयल जो है पहले इंडोनेशिया में बिकेगा, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जाएगा, वो भी रॉ फॉर्म में, फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड कंडीशन में नहीं। इसकी वजह से वो शॉर्टेज क्रिएट हो गई और कहीं ना कहीं जो है गुड्स के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बाकी सारी जो FMCG कंपनीज है, ये सब लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बढ़ा दिए। 10 to 15% प्राइस इंक्रीज है, या तो क्वांटिटी कम कर देते हैं या प्राइस बढ़ा देते हैं। बड़ा स्मार्ट तरीका है ना। तो या तो आप 1 किलो का भाव बढ़ा के 200 से 250 रुपये कर दो, या फिर वही 200 रुपये में जो 1 किलो था उसको 800 ग्राम कर दो। कस्टमर सोचेगा नहीं 200 रुपये का ही है, वो ध्यान नहीं देगा ना कि 1 किलो का 800 ग्राम हो गया। ऐसा भी होता है। तो 2 तरीके से वो लोग प्राइसेस को मैनेज करते हैं। तो ये सारा जो इम्पैक्ट है वो इसके ऊपर पड़ रहा है। दूसरी चीज वीट वाला एग्जाम्पल है, वीट में भी यही है। यूक्रेन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का, और रशिया भी है। ये दोनों कंट्रीज की वजह से वीट का सप्लाई पूरे वर्ल्ड में कम है। उसके बाद अगर कोई बड़ा प्रोड्यूसर है तो वो इंडिया है। अब US वाले, यूरोप वाले इंडिया को बोल रहे हैं कि बोले आप वीट सप्लाई करो हमें, तो पूरे वर्ल्ड में। अफ्रीका से बड़ी डिमांड है, वहाँ पे भी वीट अवेलेबल नहीं है, बिकॉज यूक्रेन रशिया से पूरा सप्लाई रुका हुआ है। अब वो लोग बोल रहे हैं इंडिया को कि आप सप्लाई करो। तो बीच में भी इंडियन गवर्नमेंट ने किया था, वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। अब बोले नहीं आप ऐसा मत करो ये वो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हमें भी तो अपने कंट्री में देखना है, यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ इतना कंजम्पशन है, तो अगर हम सारा वीट एक्सपोर्ट कर देंगे तो जो इंडोनेशिया में पाम ऑयल के लिए हो रहा है वो यहाँ पे वीट के लिए होगा, प्राइसेस राइज हो जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए जरूरी है। तो गवर्नमेंट ये जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज है, GST है, ये सब चीजें, ये अपने फायदे के लिए भी यूज करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। अब वीट पे बैन लगा दिया, एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, या तो ड्यूटी इतनी बढ़ा देते हैं कि कोई एक्सपोर्ट करे तो फायदा ही ना हो, या इम्पोर्ट पे ड्यूटी लगा देंगे तो इम्पोर्ट ना करे। तो वो लोग इस तरीके से ना मैनिपुलेशन करके इकोनॉमी को स्टेबल रख सकते हैं। आए समझ में? तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो सोच समझ के प्लान करके रखी जाती है। और डिफरेंस आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे कुछ और रूल है, वहाँ पे कुछ और सिस्टम है। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? तो और कोई डाउट यहाँ तक एग्जाम सप्लाईज वाले में? अब ये जो एग्जामेशन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ सेक्शन 11 में, उसमें आप देखो पहले सब सेक्शन में क्या बोला है, जनरल एग्जामेशन। जनरल एग्जामेशन का मतलब कि गवर्नमेंट काउंसिल के साथ डिस्कस करके किसी भी पर्टिकुलर सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर सकती है। अब वो सप्लाई को एग्जेम्प्ट करने का मतलब आप सप्लाई करो या मैं सप्लाई करूँ, वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, सबके लिए एक बराबर रूल, इसलिए बोल रहे हैं जनरल एग्जामेशन। आगे के सब सेक्शन में बोला है कि एग्जामेशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे ये होगा कि ये स्पेशल एग्जामेशन होगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी को, इस पर्टिकुलर ब्रांड को, इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को हम बेनिफिट दे रहे हैं। तो ऐसे एग्जामेशंस भी हो सकते हैं। ये एग्जामेशन जनरली आते हैं गवर्नमेंट कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी, ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट कंपनी को एग्जामेशन दिया, प्राइवेट सेक्टर वालों को नहीं दिया, बैलेंस करने के लिए कि इनकी भी डिमांड रहे। तो ऐसे सब स्पेसिफिक एग्जामेशंस विद अ जस्टिफाइड रीजन वो भी वो लगा सकते हैं, ये पावर भी उनके पास है। सब सेक्शन 2 में ये बात भी क्लियर की। और एक और भी है सब सेक्शन 3 में, पावर टू क्लैरिफाई द स्कोप और एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन। ये तो क्लैरिफिकेशन की बात हो रही है। बहुत बार जो नोटिफिकेशन आते हैं ना काउंसिल के थ्रू, वो नोटिफिकेशन में एम्बिग्यूटी होती है, मतलब पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या है, कुछ पॉइंट पे डिस्क्रिपेंसी है, डाउट है। तो जो एसोसिएशंस हैं, जितनी भी कॉमर्शियल और ट्रेड एसोसिएशन जिनको नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होता है, वो लोग क्या करते हैं, रिकमेंडेशन भेजते हैं काउंसिल को कि ये नोटिफिकेशन में हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है। बहुत बार तो अपने CA/CS के इंस्टीट्यूट्स की तरफ से भी ऑफिशियल रिकमेंडेशन जाता है, रिक्वेस्ट जाती है कि नोटिफिकेशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है ना, इसमें एम्बिग्यूटी है, तो वो क्लैरिटी नहीं है, आप कुछ क्लैरिफिकेशन दे दो तो समझ में आए। अब जब बार बार हर जगह से ऐसी डिमांड आती है, काउंसिल भी समझ जाती है कि लैंग्वेज में थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देते हैं। तो क्या करते हैं, नोटिफिकेशन के लिए रेलेवेंट क्लैरिफिकेशंस इशू करते हैं। तो बोले क्लैरिफिकेशन नंबर सो एंड सो विद रेफरेंस टू दिस नोटिफिकेशन, तो उसके साथ ही वो मेंशन कर देंगे कि नोटिफिकेशन में जो हमने बात लिखी है इसका आपको ये मतलब निकालना है और ऐसे इंप्लीमेंट करना है। वो आने के बाद क्या है, प्रैक्टिस में उसको इंप्लीमेंट करना ईजी हो जाता है। तो ये पावर भी गवर्नमेंट के पास है और इम्प्लाइड है ऐसा पावर, तो वो अपने अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं। तो 11 सेक्शन जो है उसमें एग्जेम्पशंस एंड क्लैरिफिकेशंस या सर्कुलर्स आप बोल सकते हो, वो इशू करने का पावर गवर्नमेंट के पास उन्होंने रखा हुआ है और वो उसका टाइम एंड अगेन यूज करते रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब बाकी लैंग्वेज में कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप एक बार रीड आउट करके छोड़ दो तो चलेगा। अगर MCQ भी कुछ बनता है तो थियोरेटिकल पॉइंट आ सकता है, बट टेक्निकली उसमें कैलकुलेशन नहीं आने वाली। वही चीज नीचे वापस डिफरेंस बिटवीन करके दी है। अब क्योंकि अपना पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, डिफरेंस बिटवीन अपने लिए ऐसा वो राइटिंग पार्ट में इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ के कंपैरिजन कर लो वो ठीक है, बट क्वेश्चन तो MCQ ही आने वाला है, इसलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स है नीचे, कौन कौन से गुड्स हैं जिन पे एग्जेम्पशंस हैं उसकी बात हो रही है, तो वो लिस्ट आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। कभी कभी चीज़ें चेंज भी होती रहती है, लेकिन अभी वही बोला है।
और लास्ट पेज पे यही सब पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको समझाए वो मेंशन किए। ज़ीरो रेटेड है, नील रेटेड है, एग्जेम्प्ट है, नॉन जीएसटी गुड्स वो जो जीएसटी एक्ट के बाहर है, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल, उस पर अभी जीएसटी लगता ही नहीं ना, ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका पूरा सेक्शन 10, 11 कॉम्पोजिशन स्कीम यहाँ तक कंप्लीट है। कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी है इसमें तो बोलो, पता चल गया पूरी स्कीम बस। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं, फिर नया चैप्टर आज स्टार्ट नहीं करेंगे, वो कल ही कंटिन्यू करेंगे।